10 जनवरी में 2 और बाजार उसमें शामिल किए, उसमें चीन और जापान है। 41 मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन के बाद ही हमारा व्यापार, हम इसको कुछ संतुलन बना सके हैं। अगर ये ना करते तो अमेरिका में और यूरोप के बाजारों में जो मंदी आई थी उसका और भी प्रतिकूल प्रभाव भारत पर पड़ता। Question number 62, Shri Anurag Singh Thakur. Question number 62, madam. Speaker, a reply has been tabled. Yes, the first supplementary, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां देश में सैनिकों की बात आती है या पूर्व सैनिकों की, मुझे लगता है देश एकमत होता है और वहीं पर सदन के सदस्य भी एक जैसी भावनाएं रखते हैं। लेकिन जब मैं पूर्व सैनिकों की बात करता हूं तो बड़ी कई बार दुख भी होता है कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। और जब आदर्श हाउसिंग स्कैम जैसी बात आती है तो लगता है जिस सरकार के साथ जुड़े हुए या कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने उसमें से फ्लैट लिया बाकी खाए, क्या उनसे कुछ उम्मीद करनी चाहिए। आता हूं प्रश्न के उत्तर पर, प्रश्न भी पूछूंगा, लेकिन जो काले कारनामे आपने किए हैं वो भी बताने पड़ेंगे। प्रश्न पूछिए। आदर्श हाउसिंग कैंटीन पर प्रश्न है, कैंटीन पर आदर्श हाउसिंग स्कैम से मैडम ये अपना पीछा नहीं ऐसे छुड़ा सकते। आप पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई बात करिएगा। अभी प्रश्न मैडम, जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, उनकी विधवाओं के लिए जो घर बने थे, उनके नाथ बच्चों के लिए बने थे, ये उसके लिए आज शर्मसार नहीं है, उसके ऊपर सीना चौड़ा करके कह रहे हैं। मैं अपना प्रश्न पूछूंगा, लेकिन इसी सदन में जब बवाल हुआ था तो आपके लोगों को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो लाखों पूर्व सैनिक जिनको एक सुविधा दी जाती है सीएसडी कैंटीन के माध्यम से, मैंने प्रश्न पूछा था क्या उसका 50% जो लाभ आता है एक आप कंसोलिडेशन फंड में भेज देते हैं और 50% उनके वेलफेयर के ऊपर आप खर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव डिस्काउंट 1955 से प्रथा है कि आप लोग देते हैं ताकि उसमें जो ब्रेकेज है या उनके लिए कैपिटल की ज़रूरत है उसके लिए मैडम सरकार देती है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सन 2009-10 के लिए जो क्वांटिटेटिव डिस्काउंट और सीएसडी का जो ट्रेड सरप्लस था, उसका जो पैसा बनता है क्वांटिटेटिव डिस्काउंट का 258 करोड़ 24,06,411 रुपये, और सीटीएस जो कैंटीन ट्रेड सरप्लस है उसका बनता है 226 करोड़ 52,83,82 रुपये। क्या ये उनको दिया गया जो उनका 50% हिस्सा था, दिया कि नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? पहला प्रश्न। Yes, Honorable Minister. Madam Speaker, before I reply to the Honourable Member's question, I would like to clarify that this government and this ministry is most empathetic to the cause of the ex-servicemen welfare, and it is the UPA government which has formed the Department of Ex-Servicemen Welfare with a Secretary to the Government of India level officer heading the department. And regarding this aspect of 1 rank 1 pension, I think this government has addressed the issue in all responsibility, and it is, we've done please hear me out, we've done a substantial bit to the most important category, which is the other ranks, and which are a sizable part of our ex-servicemen population, and there's been a substantial hike in bridging that disparity that was there for people retiring at different times. And it is an ongoing process, and we've brought down the figure substantially. We are continuing to address the issue, and we are most responsive to the need. As far as the current question is concerned, ma'am, the canteen stores department is an extensive facility that is there for all the servicemen across the country, and this is serviced through a central-based depot and 34 depots and 3,730 unit-run canteens all over the country. And this facility is also there for the ex-servicemen community, which is there all over the country. Regarding the CTS that the Honourable Member has asked about for the specific year, what has happened was
The procedure in which the CTS is being distributed has been questioned and commented upon by the C&AG in its report of 2010-11, and it has asked for model guidelines. And that is the reason, that is the only reason why the amount, the CTS amount for that year was withheld. But as and when the provision is made in the current year, it will also be given to the services. Second supplementary, please. Yes, Madam, nothing else will go I in would like- record, yes. Madam Speaker, I would like Yes, Honorable. during the question, when you are putting the question, honorable member has raised some issues that is actually not relevant to this question. But since he has raised it, I may be allowed to answer that question. Otherwise, it will be gone on record without question, without telling the actual facts. First of all, about the one rank one issue itself. It is an ongoing demand of the large number of ex-servicemen, nearly 23 lakhs. But our government, UPA government, from the very beginning, is determined to improve the lot of the ex-servicemen. That is why during the time of the UPA 1, for the first time, we have enhanced the pension of the ex-servicemen during the UPA 1. During the time of UPA 2 also, we have substantially enhanced the pension of the ex-servicemen. I know still there are issues, still there are anomalies. So we are not ignoring the fact. So we are constantly trying to improve the pensionary benefit of the ex-servicemen, and we will again try to find out solution to the various anomalies pointed out by the ex-servicemen organizations. I can assure you, our government and also our party is very, very serious about improving the lot of the ex-servicemen. Regarding these others, unfortunate because this question is about canteen. During this time, this kind of issues being is unfortunate, but I would like to say, because you raised the issue, you see, our government, not the opposition, not anybody, before anybody asking CBI inquiry, our government took a bold decision to leave the matter of CBI inquiry. CBI is now continuously following the case. They have raided many places, arrested many people, and they have promised the Bombay High Court within a few months they will give the final report to the Bombay High Court. Please wait till that time. That is what I have to say. Yes, your second supplementary, please. मैडम, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के बारे में उनकी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज भी लाखों, और ये क्वेश्चन पर क्योंकि आ जाए, हम आज लोग फिर भी बाहर चली जा रही है, स्कोप से बाहर चली जा रही है बात। आज भी पूर्व सैनिकों को वो लाभ नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। आप प्रश्न पर आ जाइए। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं जहां पर वो दिक्कत है मैडम, जहां पर हजारों लोग हर वर्ष मिलने आते हैं। माननीय अडवाणी जी से पहले मिले, सुषमा जी से मिले, इंडिया गेट पर आकर अपने मेडल वापस किए। इसलिए ये कहना कि कर दिया है, ये गलत है। अभी भी हजारों लोग बचे हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री, कृपया करके सैनिकों पर राजनीति ना करें, आप उसमें मत जा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और दूसरी कम से कम मैडम सीबीआई इंक्वायरी करने से, मैं पूछ रहा हूं, लेकिन ये टोका टाकी सीबीआई इंक्वायरी से उन विधवाओं के अनाथ बच्चों के घर वापस नहीं मिल रहे मैडम, उस पर रोक लग गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसकी स्टेटस क्या है वो बाद में पूछ लेंगे। लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2009-10 का आपने पैसा इसलिए नहीं दिया कि सीएजी ने कहा है, मैं इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली नॉन रिलीज ऑफ QD, which is the quantitative discount, and CTS has been incorrectly linked with C&AG report table to PAC, primarily insisting on audit of URCs by CAG. The same is not understood
since Ministry of Law and Justice has opined on 26 May 2011 that URCs are not government ventures and therefore not subjected to audit by C&AG. तो मैडम अगर ये है, अगर वो ऑडिट के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो सरकार क्यों विलंब कर रही है वो सेवाएं देने के लिए, वो पैसा देने के लिए? इसलिए मैं कहता हूं कि हजारों सैनिक वंचित रह रहे हैं उन सुविधाओं से। अगर ये ओपिनियन आई है 1 वर्ष पहले, तो आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी है? पूर्व सैनिकों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सैकड़ों करोड़ रुपए आपने अपने खाते में क्यों रखा जो सैनिकों के लाभ के लिए थे, उनको सुविधाएं देने के लिए थे? मैं ये आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। As per the honorable member, Law Ministry and our ministry, our position is it is not auditable by the C&AG, because armed forces categorically they plead that as per the tradition, as per the procedure, it is not auditable by the C&AG. But that is the position of the armed forces, and our ministry supports that, and our ministry also endorsed that view. But C&AG consistently taking a position that this is a public fund, it should be audited. And Public Accounts Committee also gave a report to the Parliament that this should be audited. So our ministry is now examining this. And once our examination is completed, we will come to the final conclusion and we will report to the Parliament. Shri Satpal Maharaj. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो